matter. Shabash, everybody write on the heading mechanical properties of matter. Hurry up. Write on the heading mechanical properties of matter. What I am observing, स्टूडेंट्स आर नॉट राइटिंग. बेटे मेरे को समझ में नहीं आता है, आप रेडी क्यों नहीं होते? राइट ऑन द हेडिंग. जब टीचर कह रहे हैं हेडिंग लिखो, आप लिखते क्यों नहीं? एक भी बच्चे का पेन नहीं चल रहा था, मैं पर्टिकुलरली देखा है. मैकेनिकल प्रॉपर्टीज ऑफ सॉलिड्स. अब हम इसमें एक पोर्शन है जिसका नाम है सॉलिड्स. राइट. अब सॉलिड, लिक्विड और गैसेस में क्या डिफरेंस है, इसके ऊपर मैं नहीं जाऊंगा, मैं डायरेक्टली सॉलिड्स को लेके जाने लगा. रेडी? शाबाश. योर अटेंशन बेटे. सपोज this is a piece of solid and I apply some force here. Some force is applied. Okay. What happens? The shape of the solid will be distorted. Like for example, you can say the upper face of the solid gets distorted. Right? You can say, sir, as applied force is there, the upper surface of the solid gets distorted like this. So that means the different constituting particles of the solid, now are at the different distances. Earlier they were at these distances, mutual distances. But because of the applied force, these constituting particles of the solids come to some other distances. Their mutual respective distances gets changed. Look here, their mutual distances gets changed. That means they are now at non-natural distances with respect to each other. Earlier, their mutual respective distances were natural. At natural distances away, mutually. Okay? Distances away mutually. Kab? Before the application of applied force. Once the applied force is applied, then you also see shape of the solid is distorted. The different constituting particles come at natural की बजाय बेटे non-natural. Now they are at non-natural distances. अब मैं आपको एक खास बात बताना चाहता हूं. कुदरत ने जब भी कोई मटेरियल बनाया तो जो उसके नेचुरल डिस्टेंसेस सेट कर रखे हुए हैं वो तब होते हैं जब उसके पास दो प्रॉपर्टीज मिल जाती हैं उसको. नंबर 1, उसका स्टेबिलिटी मैक्सिमम हो जाता है और उसका पोटेंशियल एनर्जी मिनिमम हो जाती है. पोटेंशियल एनर्जी जब मिनिमम होगा तो पार्टिकल्स की डिस्टेंसेस नेचुरल होंगे म्यूचुअली और स्टेबिलिटी उस सबस्टेंस की मैक्सिमम होती है. ये कुदरत का नियम है. लेकिन एज सुन एज अप्लाइड फोर्स इज अप्लाइड तो म्यूचुअल डिस्टेंसेस नेचुरल से डिस्टर्ब होकर नॉन नेचुरल पे आ गए. अब इनकी स्टेबिलिटी पहले के मुकाबले लेस होगी. स्टेबिलिटी क्या होगी बेटे? लेसन्स, रिड्यूस होगी. और पोटेंशियल एनर्जी पहले से बढ़ गई है.
दुनिया की कोई भी चीज हो, वो अपनी स्टेबिलिटी को मैक्सिमम करना चाहती। इसका मतलब ये हुआ कि इस सिचुएशन में बॉडी अंडर टेंशन है, वो चाहती है कि जैसे ही अप्लाइड फोर्स हटे तो मैं अपने आप को दोबारा से मैक्सिमम स्टेबिलिटी वाली पोजीशन पे ले जाऊं। यानी नॉन नेचुरल म्यूचुअल डिस्टेंसेस बिटवीन कंस्टिट्यूटिंग पार्टिकल्स को वो दोबारा नेचुरल डिस्टेंसेस बनाना चाहती। इसका मतलब ये हुआ अप्लाइड फोर्स के हटते ही बॉडी के अंदर से एक फोर्स डेवलप होएगा जिसको हम बोलेंगे रीस्टोरिंग फोर्स। रीस्टोरिंग फोर्स, देखो इसका नाम ही देखो उन्होंने क्या लिखा है। री मीन्स दोबारा, स्टोर मीन्स प्राप्त करना, ऐसा फोर्स जो बॉडी के इंटरनली डेवलप होएगा और बॉडी को नॉन नेचुरल शेप से नेचुरल शेप में जाने में मदद करेगा। इसको बोलते हैं रीस्टोरिंग प्राप्त, दोबारा से ओरिजिन, दोबारा से वही शेप प्राप्त करवा देने वाला सहायक फोर्स। तो इसका मतलब ये हुआ रीस्टोरिंग फोर्स ने इस सॉलिड की मदद करी कि वो अपनी ओरिजिनल शेप को दोबारा गेन करे। यानी इस फोर्स ने इस बॉडी के अंदर एक प्रॉपर्टी डेवलप करी जिसको हम बोलते हैं इलास्टिसिटी। तो सभी बच्चे, अब मैं इतना डिस्कशन के बाद काम की बात लिखाऊंगा छोटी छोटी, उसमें सुस्ती नहीं करनी। आप देखो, नंबर वन, शाबाश, नंबर वन, ऑन एप्लीकेशन ऑफ अप्लाइड फोर्स, ऑन एप्लीकेशन ऑफ अप्लाइड फोर्स ऑन ए सॉलिड। देखो बच्चे लिख ही नहीं रहे, मैं यंग एज में इतने सुस्त है, मैं हैरान हूं, पहले बेंच पे बैठा है बच्चा नॉन मेडिकल। ऑन एप्लीकेशन ऑफ अप्लाइड फोर्स ऑन ए सॉलिड, natural mutual distances gets disturbed. Natural mutual distances among constituting particles get disturbed. ये था हमारा पहला लर्निंग। सेकंड लर्निंग पॉइंट लिखो, एज ए रिजल्ट solid stability decreases from maximum. As a result, solid stability decreases from maximum and its potential energy rises from minimum value. And its potential energy rises from minimum value. ये दूसरा पॉइंट। अब तीसरा पॉइंट बच्चे, solid wants to regain the lost maximum stability. Solid wants to regain the maximum stability and minimum potential energy. And minimum potential energy. ठीक है। फोर्थ पॉइंट, as a result, restoring force will be developed in a solid. As a result, restoring force will be developed in a solid. Fifth point, shabash, fifth point, on removal of applied force, comma, restoring force helps a solid to regain original shape. Restoring force helps a solid to regain original shape. Sixth point, therefore, property of, spelling देखो, elasticity gets developed in a solid. Therefore, property of elasticity, यानी कौन पैदा करता है इसको? रिस्टोरिंग फोर्स गेट्स डेवलप्ड इन ए सॉलिड। ठीक है। अब यहां पर सातवां पॉइंट लिख लो, फिर हम अगला आर्टिकल लिखेंगे। सातवां पॉइंट कौन सा बेटे? इधर देखो, जो एफ रिस्टोरिंग फोर्स होता है
एफ अप्लाइड फोर्स के इक्वल भी होता है और अपोजिट भी होता है। अपोजिट की वजह से टीचर ने माइनस लगाया, इक्वल भी और अपोजिट। अप्लाइड फोर्स एंड रिस्टोरिंग फोर्सेस आर इक्वल एंड अपोजिट। ये फार्मूला बॉक्स में ये बता, यानी अगर कम से कम शब्दों में बताऊं, कम से कम अप्लाइड फोर्स लगा के हमने इस सॉलिड की नेचुरल शेप को डिस्टर्ब करके इसमें टेंशन क्रिएट कर दी। अब ये सॉलिड उस टेंशन को हटाकर दोबारा से मैक्सिमम स्टेबिलिटी वाली फॉर्म में, ओरिजिनल फॉर्म में जाना चाहता है, जिसके लिए रिस्टोरिंग फोर्स मदद करेगा। और उसकी इस खूबी को, वापस जाने की खूबी को इलास्टिसिटी की प्रॉपर्टी बोलते हैं। बस ये बताया, अगर कम से कम शब्दों में बताया। अब आगे बढ़ते हैं बच्चे। मान लीजिए ये हमारा वो सॉलिड था, ओके, और इस सॉलिड पे हमने ये इतने एरिया के ऊपर अप्लाइड फोर्स लगाया, एफ अप्लाइड, ओके। तो नेचुरल है उतने ही एरिया पर अंदर से सॉलिड के रिस्टोरिंग फोर्स पैदा हो जाएगा, रिस्टोरिंग फोर्स, ठीक है। तो साइंटिस्ट कहते हैं आप वो एरिया कैलकुलेट कर लो जिसके ऊपर ये रिस्टोरिंग फोर्स लगा। हमने कहा सर कर लिया, वो एरिया है ए। तो वो कहते हैं अब आपको एक नई टर्म बताते हैं साइंस में, स्ट्रेस। इस स्ट्रेस का फार्मूला होएगा रिस्टोरिंग फोर्स डिवाइडेड बाय एरिया। नोट कर लो सभी बच्चे, स्ट्रेस इज द टर्म डिफाइंड एज रिस्टोरिंग फोर्स पर यूनिट एरिया। तो हमने उनको बोला जी सर ये तो वही फार्मूला बन गया जो प्रेशर का होता है। कहता है यस, प्रेशर का भी फोर्स अपॉन एरिया होता है। तो हमने कहा सर फिर स्ट्रेस की यूनिट प्रेशर वाली होएगी, पास्कल होएगी क्या? कहता यूजुअली हम प्रेशर के टर्म लिक्विड्स या गैसेस में पढ़ते हैं, पर यहां हम सॉलिड को डिस्कस कर रहे हैं, इसलिए कहता थोड़ा सा फर्क रखने के लिए हम इसकी यूनिट पास्कल ना लेकर हम इसकी यूनिट ले लेते हैं न्यूटन पर मीटर स्क्वायर, न्यूटन पर मीटर स्क्वायर। तो स्ट्रेस की ये यूनिट कम से कम 20 साल यही चलती रही। फिर साइंटिस्टों की कभी मीटिंग हुई तो उन्होंने बोला देखो ये फार्मूला तो वही है प्रेशर वाला। तब उन्होंने बाद में पास्कल यूनिट को भी स्ट्रेस के लिए एक्सेप्ट कर लिया। पर आज भी पुराने टीचर स्ट्रेस करते हैं, कोशिश करते हैं कि स्ट्रेस की यूनिट ये लिखो और प्रेशर की ये लिखो, ओके, पर इंटरचेंजेबल भी कर दोगे तो गलत नहीं माना जाएगा, ओके। दूसरी बात, जब ये स्ट्रेस लगाई तो उनसे पूछा कि इसके टाइप्स क्या हैं। तब उन्होंने बोला जी इसकी मेनली दो टाइप्स है। बताओ, कह रहा टाइप्स पढ़ने से पहले एक चीज और बताना चाहता हूं, क्योंकि रिस्टोरिंग फोर्स और अप्लाइड फोर्स इक्वल एंड अपोजिट है, तो इसलिए स्ट्रेस का फार्मूला मैग्नीट्यूड वाइज अगर आप अप्लाइड फोर्स अपॉन एरिया भी कर दोगे तो भी निकल जाएगा। बस आपने डायरेक्शन नहीं लेनी, मैग्नीट्यूड लेना दोनों फोर्सेस का, तब ये दोनों फार्मूले एप्लीकेबल। लेकिन जो बॉक्स में लिखा हुआ है डेफिनेशन वही बताता है। डेफिनेशन अगर स्ट्रेस किया जाए तो आपने रिस्टोरिंग बोलना, न्यूमेरिकल का भी कैलकुलेट करना पड़ जाए तो ऐसे भी कर सकते हो, क्योंकि रिस्टोरिंग फोर्स और अप्लाइड फोर्स दोनों आपस में इक्वल होते हैं, हालांकि डायरेक्शन वाइज अपोजिट होते हैं, ओके। तो हम उनसे पूछ रहे हैं सर स्ट्रेस की टाइप बताओ। देन ही सेड स्ट्रेस की दो टाइप्स हैं। क्या है, एक स्ट्रेस को आप नॉर्मल स्ट्रेस बोलो
और दूसरी को टेंजेंशियल स्ट्रेस बोलो। मैं कहा सर फर्क क्या है? कहता ये देखो इधर आप, इस केस में आपका जो फोर्स है वो एरिया से 90 डिग्री का एंगल बना रहा है। हमने कहा सर बिल्कुल बना रहा है। तो 90 डिग्री को परपेंडिकुलर भी बोलते हैं, नॉर्मल भी बोलते हैं। यानी जब फोर्स और एरिया परपेंडिकुलर हो, 90 डिग्री का एंगल बनता हो, तब आपने नॉर्मल स्ट्रेस बोलना। यानी नॉर्मल स्ट्रेस की जो पहली टाइप है नॉर्मल स्ट्रेस, उसमें फार्मूला तो यही रहेगा, रिस्टोरिंग फोर्स अपॉन एरिया, लेकिन साथ में ये लिखना पड़ेगा परपेंडिकुलर फोर्स, परपेंडिकुलर फोर्स। ओके। अब देखो दूसरा वर्ड इन्होंने टेंजेंट वर्ड से उठाया। टेंजेंट क्या होता था? मैथ में क्या पढ़ते थे? एक सर्कल को टच करती हुई लाइन, उसको टेंजेंट बोलते थे। अब वो कहता है अगर ये जो तुम्हारा बॉक्स पड़ा है, इसके ऊपर लगने वाला फोर्स परपेंडिकुलर ना लगे, ऐसे ना लगे, रादर इसके सरफेस के ऊपर टेंजेंट बनाता हुआ जाए, टच करता हुआ, लाइक दिस। ये मेरे पास बॉक्स है, पहले मैं परपेंडिकुलर फोर्स लगा रहा था, अब मैं ऐसे लगा रहा हूं टच कर। तो कहता अगर टेंजेंशियल फोर्स लगाओगे सरफेस के साथ टच करते हुए, तब आपका फार्मूला वही रहेगा, लेकिन आपको फिर टेंजेंशियल स्ट्रेस बोलना पड़ेगा। टेंजेंशियल फोर्स मतलब फोर्स अलोंग दी सरफेस, ओके, अपॉन एरिया। तो इस तरह से हमने स्ट्रेस का आर्टिकल पढ़ा और इसकी दो टाइप्स पढ़ी और डेफिनेशन पढ़ी, ऐसे यूनिट पढ़ी बच्चे। ठीक है। जिन बच्चों को ये पॉइंट समझ आ गया प्लीज रेज योर हैंड, गिव द फीडबैक। शाबाश। तो बहुत कम से कम शब्दों को बोला करता हूं, इतने ज्यादा शब्द ना बोलो कि बच्चा पजल हो जाए कौन से याद रखने हैं कौन से नहीं। कम से कम शब्द में उसको समझा दो बस। ठीक है। ये लैंग्वेज इसकी वर्डिंग बना दो। स्ट्रेस इज डिफाइंड एज रिस्टोरिंग फोर्स पर यूनिट एरिया, डेफिनेशन होगा। ओके। अब हम चलते हैं बेटे आगे। बच्चे कहते हैं सर ये जो स्ट्रेस आपने अप्लाई करी ना, इससे होगा क्या? तो मैंने कहा बेटे ये स्ट्रेस काजिज स्ट्रेन, स्ट्रेन को काज करेगी, उसका कारण बनेगी। सर स्ट्रेन क्या है? स्ट्रेन एक नई साइंटिफिक टर्म है। इंग्लिश में तो आपको पता ही है, मतलब स्ट्रेस, स्ट्रेन पड़ गई है मेरी लेग में यार, मैं अभी और नहीं खेल सकता। लेकिन हमने तो फिजिक्स की लैंग्वेज से पढ़ना है। तो स्ट्रेन क्या होती है पहले उस पर बात कर लेना है आर्टिकल। शाबाश। व्हाट पे बात करते हैं, सभी बच्चे सुनेंगे। एग्जांपल से बताता हूं बच्चे। मान लीजिए यहां पर एक रॉड है और उसको मैंने वर्टिकली हैंग कर दी, मेटल की, रबड़ की, वट सॉलिड रॉड है बस। इसके ऊपर मैंने यहां पर फोर्स लगा दिया, अप्लाइड फोर्स। नेचुरली क्रॉस सेक्शनल एरिया के ऊपर लगेगा। तो व्हाट आई नोटिस, थोड़ी देर बाद ये रॉड इतनी सी होगी, लंबी होगी। तो कोई बच्चा मेरे से पूछेगा सर ये कितनी लंबी होगी? मैं कहूंगा बेटे देखो पहले के मुकाबले डेल्टा एल लंबी होगी। सर ओरिजिनल लेंथ कितनी थी? मैंने कहा बेटे एल के सबस्क्रिप्ट में ओ डालते हैं, ओ स्टैंड्स फॉर ओरिजिनल। इसका मतलब सर अप्लाइड फोर्स लगने से एल ओरिजिनल बढ़, इतने लेंथ से बढ़ गई, और ये जो आपकी नई लेंथ आ गई न्यू वाली, तो आप मानोगे न्यू लेंथ जो है ओरिजिनल लेंथ प्लस इंक्रीज इन लेंथ हो गया। आई सेड यस। तो स्ट्रेन का मतलब होता है किसी डायमेंशन में कितना चेंज आया डिवाइडेड बाय ओरिजिनल डायमेंशन। इसका मतलब स्ट्रेन का डेफिनेशन क्या बना? चेंज इन डायमेंशन अकर्ड
change in dimension occurred naturally because of stress divided by original dimension। यानी स्ट्रेस लगने से पहले क्या डायमेंशन थी, इस रेशो को बोलते हैं। तो एक बच्चा कहता है सर इसका मतलब अगर डेल्टा एल को आप एल नोट से डिवाइड करोगे तो डेल्टा एल भी मीटरों में होता है और एल नोट भी मीटरों में होता है, तो ये दोनों तो आपके कट जाएंगे। आई सेड यस। तो सर इसका मतलब जो स्ट्रेन होता है वो यूनिटलेस होता है, एक फिजिकल क्वांटिटी यूनिटलेस भी होता है, डायमेंशनलेस भी होता है। एक ऐसी फिजिकल क्वांटिटी यूनिटलेस भी और डायमेंशनलेस, और इसके बैक एंड पे कारण कौन है, स्ट्रेस अप्लाइड। ओके, अब ये जो स्ट्रेन टीचर ने बताई इसकी कितने टाइप्स हैं, इसकी टाइप्स हैं 3। सर वो कौन कौन सी, देखो पहली सीखते, पहली तो मैं इस एग्जांपल में ही क्लियर कर दी। वैसे अगर चेंज इन डायमेंशन लेंथ वाइज आए, देखो मैंने एग्जांपल लेंथ वाइज ही लिए, तो आप बोलोगे सर चेंज इन लेंथ डिवाइडेड बाय ओरिजिनल लेंथ, ये एक टाइप होगी। क्योंकि ये लेंथ से वर्ड लिंक्ड है इसलिए हमने लॉन्ग वर्ड उठा लिया, लॉन्गिट्यूडनल स्ट्रेन, ये स्ट्रेन होगी। ओके सर, दूसरी कौन सी सर, दूसरी सुनो बेटे, दूसरी में ऐसा है, आप एग्जांपल समझो, मान लीजिए मेरे हाथ में स्पॉन्जी बॉल है और मैं स्पॉन्जी बॉल को अप्लाइड फोर्स लगा के सिक्वीज कर दूं, इसके वॉल्यूम को डिक्रीज कर दूं, या उल्टा भी कर सकता हूं। मेरे पास ऑलरेडी फूला हुआ कुछ गुब्बारा है, मैं उसमें हवा ब्लो करके उसको ज्यादा फूला दूं, दोनों ही केसेस में मैंने चेंज इन वॉल्यूम लेकर आया, एक में डिक्रीज करके एक में इंक्रीज करके। तो गौर से सुनना, कितना वॉल्यूम में चेंज आया डिवाइडेड बाय ओरिजिनल वॉल्यूम क्या था। जैसे मान लीजिए ये एक स्फेरिकल बॉल है, स्पॉन्जी बॉल है सपोज, और मैंने देखा इस स्फीयर का वॉल्यूम है 20 क्यूबिक मीटर, एग्जांपल ले रहे हैं जस्ट रैंडम एग्जांपल। मैंने इसको सिक्वीज करा, स्ट्रेस अप्लाई करा, फोर्स अपॉन एरिया स्ट्रेस अप्लाई करा, तो इसका वॉल्यूम बाद में रह गया 17 क्यूबिक मीटर, 17। शुरू में कितना था 20, तो 20 में से 17 माइनस कर दो, हाउ मच लेफ्ट, 3 बच गया। 3 क्या है, चेंज इन वॉल्यूम, चेंज इन वॉल्यूम को ओरिजिनल से डिवाइड कर दो, यानी 3 को 20 से डिवाइड कर दो, 3 को 20 से, ऐसे करने से जो रेशियो बनेगी उसको बोलते हैं वॉल्यूमेट्रिक स्ट्रेन। यूनिटलेस हुआ, ये भी यूनिटलेस है, क्योंकि मेन टाइप ही यूनिट, जब मेन हेडिंग ही यूनिटलेस है तो उसकी सब टाइप तो यूनिटलेस होगी। तीसरा कौन सा, तीसरा सुनो बेटा, ये थोड़ा सा मुश्किल है, ध्यान से समझना, जो बच्चा ध्यान से सुनेगा अच्छे से समझ जाए। ध्यान से सुनना बेटे, मेरे पास ये एक बॉक्स है, इसका मैंने फिक्स कर दिया, बेस को मैंने फिक्स कर दिया। आप ऐसे समझ सकते हो, एक शूज जिसमें खरीद के लाते हैं हम शूज, वैसा एक कार्डबोर्ड का बॉक्स है, और उसके बॉटम पे बाहर से फेविकोल लगा के मैंने टेबल पे चिपका दिया, गॉट इट। अब इसके ऊपर मैं टेंजेंशियल स्ट्रेस लगा रहा हूं इधर से, ऐसे टेंजेंशियल यानी फोर्स इधर से लगाया, टेंजेंशियल स्ट्रेस लगाने से ये जो इसका एज है ना, वर्टिकल एज, ये टेढ़ा हो जाता है। ओके, कैसे हो गया, ये ऐसे की बजाय इतना इधर को चला गया, बेस फिक्स है याद रहे, तो कितना उधर को चला गया वो
वो हम देख लेते हैं। अगर ये पुरानी वाली लाइन येलो वाली टीचर ने दिखाई, कितने एंगल से उधर को चला गया, थीटा। ओके, अब ये वाली लेंथ कितनी मान लेते हैं, चलो इसको एल मान लेते हैं। उधर को कितना चला गया, मान लीजिए ये चला गया, उधर को स्लिप कर गया, एक्स चला गया, डेल्टा एक्स कह देते हैं। तो अगर इस ट्रायंगल को मैं बड़ा करके दिखाऊं तो ऐसे दिखाऊंगा बच्चे, डेल्टा एक्स उधर को स्लिप चला गया एक्स, और ये एज लेंथ थी एल। ओके, और कितने एंगल से टिल्ट हो गया, थीटा। अब आपने जूनियर क्लासेस में एक मैथ का फार्मूला पढ़ा हुआ है बेटे, ध्यान से सुनो। अब पढ़ते थे, अगर ये आर्क लेंथ है और इसने ऐसे सेंटर पे एंगल बनाया, तो आप इस थीटा को पढ़ते थे एंगल इज इक्वल टू आर्क लेंथ अपॉन रेडियस। अब ऐसे एंगल इज इक्वल टू आर्क अपॉन रेडियस पढ़ते थे। बस यहां भी वही लगा लो, समझ लो यही ट्रायंगल यहां रखते। तो एंगल इज इक्वल टू आर्क अपॉन रेडियस, यानी डेल्टा एक्स अपॉन एल, ये एंगल हो गया बच्चे। इसी एंगल को तीसरी स्ट्रेन का नाम दिया गया है, और वो नाम है शियरिंग स्ट्रेन। शियरिंग स्ट्रेन, इस तरह से जो एंगल निकलता है उसकी, आमतौर पे जब हम एंगल करते थे वहां पर सर्कल में, तब हम इसकी यूनिट रेडियन लिया करते थे, रेडियन, याद है आपको। यहां पर हमने इस आर्टिकल में ये कहना है कि डेल्टा एक्स भी मीटरों में है, आर्क लेंथ, और एज लेंथ भी मीटरों में, मीटर से मीटर कट गए, तो हम यहाँ पर शेयरिंग स्ट्रेन को भी यूनिटलेस ही बोलेंगे, रेडियन नहीं बोलना है इसमें। इस तरह से आपके टीचर ने आपको ये बताया कि तीन तरह से स्ट्रेन होती है, और तीनों के फार्मूले अपने बच्चों के सामने रख दिए, समझाते हैं। पहली वाले के केस में टीचर ने रॉड की एग्जांपल लेके समझाया, दूसरे वाले में स्पॉन्जी बॉल या बैलून की एग्जांपल लेके समझाया, तीसरे वाले में एक कार्डबोर्ड का बॉक्स लेके समझाया जिसका बेस फिक्स था। और सभी बच्चों ने याद करना है, ये जो पहले वाली दोनों स्ट्रेन्स हैं, अगर उनका कारण पूछा जाए, काज, तो बच्चा कहेगा सर काज तो आप पहले ही बता चुके, लेकिन काज के अंदर ये तो ठीक है स्ट्रेस काज है, पर स्ट्रेस भी कौन सी, पहले वाली दोनों का जो कारण है वो है नॉर्मल स्ट्रेस। मैंने आपको समझाया था नॉर्मल स्ट्रेस क्या होता है, और यहां देखो फोर्स टच करता हुआ जा रहा है, तो shearing strain is caused by tangential stress, is caused by tangential stress। पहले पिछली शीट पे यहां से टेंजेंशियल के एन छूट गया था, बट ठीक कर लेना। टेंजेंशियल स्ट्रेस, जिन बच्चों को ये समझ आ गया स्ट्रेन का आर्टिकल, वो अपने टीचर को फीडबैक देंगे बाय रेजिंग योर राइट हैंड। प्लीज वेव योर राइट हैंड इन केस यू हैव अंडरस्टूड। और जो बच्चे को समझ आ गया और वो यहां से बाजू यहां नहीं कर सकता, जो समझ आ गया लेकिन टीचर के कहने पर यहां से करके ऐसे नहीं कर सकता, उस टीचर को तो मैं चाहता हूं कि वो बस हो रही ना स्टूडेंट हो। ये हमारी एक तरह से समझ लो कि वेल विशर नहीं है हम उस बच्चे। अब हम पढ़ना है, शाबाश ध्यान से सुनना। एक साइंटिस्ट था जिसका नाम था हुक। तो उसने बहुत सारी बातें बताई। क्या बातें बताई, पहले तो उसने बहुत सारी टर्म्स बताई। जब वो सारी टर्म्स समझ आ गई, फिर उसने अपना एक लॉ दिया। तो ये लॉ बिना टर्म्स के समझ में नहीं आता। हुक साइंटिस्ट ने कौन कौन सी टर्म्स दी,
देखो नंबर वन, ये साइंटिस्ट कहता, सबसे पहले तो आपको इलास्टोमर्स पता होना चाहिए। हमने कहा क्या होता है सर? कहता, ये प्लूरल में लिखा हुआ है, एक इलास्टोमर सबस्टांस वो सबस्टांस होता है जिसके ऊपर हमने स्ट्रेस लगाई, फिर हटाई, हटाने पे वो बॉडी अपनी ओरिजिनल डायमेंशन में वापस आ गई, वो भी 100% वापस आ गई। और ऐसा एक बार नहीं करा, बार बार करा, बार बार करा, और हर बार वो 100% वापस आती रही, रिस्टोरिंग फोर्स की वजह से ओरिजिनल डायमेंशन में बाय 100% एक्सटेंट, 99.9 भी नहीं, 100%। उसको इलास्टोमर्स बोलते हैं इंग्लिश में। any that substance, any that solid will be called as elastomer if it is subjected to stress and found on removal of stress, it comes back to original dimensions by 100% success. Repeatedly, कई बार करने के बावजूद भी ऐसा, उसको इलास्टोमर्स बोलते हैं। अब कोई बंदे ने बोला जी सर इसकी डेफिनेशन तो हमें जरूर समझ आ गई, लेकिन आप एग्जांपल बता सकते हो? बिल्कुल, एग्जांपल देखो, एग्जांपल है ह्यूमन हार्ट एओर्टा। हमारा जो हार्ट है ना बेटे, उसके साथ कई पाइप्स कनेक्टेड हैं। जब उसमें ब्लड निकलता है तो ये पाइप का मुंह जो होता है वो बड़ा हो जाता है। ब्लड निकल गया, इट रिड्यूसेस बैक टू ओरिजिनल साइज। फिर दिल धड़कता है, फिर ब्लड, ये पाइप का मुंह खुल जाता है, फिर वापस। तो बार 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 होता है। एंड यू ऑल नो, जब तक दिल धड़कता है तब तक इंसान जिंदा। जन्म से लेकर मौत तक कितना कितना लंबा समय, और ऊपर से हार्ट लगातार धड़कता है रोज। तो एवरी टाइम इट कम्स टू इट्स नेचुरल शेप अगेन एंड अगेन। स्ट्रेस मिला, खुल गया, बैक टू द ओरिजिनल डायमेंशंस। So human heart aorta is the best example of what elastomer. ओके okay. फिर इससे बोला कि इलास्टिसिटी तो आपको समझ आ गई। हमने कहा हाँ जी सर, रिस्टोरिंग फोर्स की वजह से बॉडी में आई हुई खूबी, जिसकी वजह से बॉडी अपनी ओरिजिनल डायमेंशंस को प्राप्त करती है, वो इलास्टिसिटी प्रॉपर्टी होती है। कहता है यस, लेकिन मैंने आपको यहां पर प्लास्टिसिटी बताना। हमने कहा सर वो क्या है? कहता सुनो, कुछ सॉलिड सब्सटेंसेस ऐसे हैं जिनके ऊपर आप अप्लाइड फोर्स लगाओगे, हटाओगे, और उनके अंदर से जरा सा भी रिस्टोरिंग फोर्स पैदा नहीं होएगा, मामूली सी भी कोशिश नहीं करेगा वो सब्सटेंस ओरिजिनल डायमेंशन में वापस आने के लिए। हमने कहा सर ऐसे नहीं समझ आता, एग्जांपल बताओ। कहता आप मार्केट में वो क्ले लेकर आ जाओ जिससे छोटे बच्चे खेलते हैं, क्ले। उस क्ले को पुट्टी भी बोल देते हैं बेटे। आप उसका ऐसा सॉलिड सा पीस बना लो, शेप दे दो हाथ से। अब इसको अंगूठे से, थंब से आप ऐसे प्रेस कर दो। अगर +1 क्लास में प्रेस करोगे ना, और डिग्री पूरी होने के बाद वापिस उस कमरे में जाओगे, तो वो थंब का इंप्रेशन बना होगा, वापिस उभरेगा नहीं वापिस। ऐसा नहीं है कि क्ले के अंदर से कोई फोर्स आ जाए रिस्टोरिंग और वो थंब का इंप्रेशन गायब हो जाए, वो ऐसे ही पड़ा दिखेगा। ऐसे ही एक और सब्सटेंस है, पैराफिन वैक्स। जैसी शेप दे दी वैसी रहेगा, बशर्ते के टेम्परेचर
इसको पिघला ना दे। इसीलिए लंदन में एक स्टैचू है, एक म्यूजियम है जहां पर वीआईपी पर्सनैलिटीज की स्टैचूज जो बनती हैं वैक्स से बनती। जैसे अपने देश में 2 लोगों की बनाई है उन्होंने स्टैचूज, 3 की बनाई है, अमिताभ बच्चन की, कपिल देव की और महेंद्र सिंह धोनी की। ये 3 उन्होंने हमारी वहां बनाई है। इसके बिना और बहुत सारी बना रखी है उन्होंने, मदर तेरेसा ये वो। चलो, तो जैसा ये रहेगा, एक बार बना लिया वैसा ही रहता है, राइट। ऐसे सबस्टांसेस को प्लास्टिक सबस्टांसेस बोलेंगे फिजिक्स के मुताबिक। और उनकी ये इस इनएबिलिटी को, उनकी इस अयोग्यता को, के अप्लाइड फोर्स हटाने के बावजूद बॉडी के अंदर से जरा सी भी कोशिश नहीं होती कि वो ओरिजिनल डायमेंशन में वापस आ जाए। जिस शेप में रख दिया वैसे ही रहती है। इस प्रॉपर्टी को बोलते हैं प्लास्टिसिटी। ठीक है। अब हमने 2 टर्म्स और पढ़नी, फिर उसके बाद मैं आपको हुक का दिया हुआ लॉ बताऊं। 2 कौन सी टर्म्स, सुनो। ये दोनों टर्म्स हमें बताती हैं कि वक्त के बीतने के साथ साथ किसी सॉलिड की इलास्टिसिटी की प्रॉपर्टी में कमी पेशी आती रहती है। वो कमी कितनी आई कितनी नहीं आई उसको बताने के लिए इसने 2 टर्म्स निकाली। पहली टर्म का नाम है इलास्टिक आफ्टर इफेक्ट। हमने कहा सर बताओ, कहता ध्यान से सुनना बेटे। आपने एक स्टील की वायर लेकर आए थे नई नई। हमने कहा सर ठीक है। कहता हूँ उसकी ओरिजिनल लेंथ एल नोट थी, आपने इसके ऊपर स्ट्रेस अप्लाई करी और स्ट्रेस यानी फोर्स लगाया। स्ट्रेस अप्लाई करने के बाद इसकी नई लेंथ कितनी बन गई और डेल्टा एल से इंक्रीज होगी। आपने यहां से स्ट्रेस को हटा दिया। देखो क्या कह रहा है टीचर, स्ट्रेस अप्लाइड फिर रिमूव्ड, यानी अप्लाइड फोर्स फिर वो रिमूव कर दिया। कहता है ये ओरिजिनल डायमेंशन में वापस जाएगी इलास्टिसिटी की प्रॉपर्टी से। हमने कहा सर जाएगी। कहता टाइम नोट कर लो। ओरिजिनल डायमेंशन में नोट जब करते ही मान लीजिए वो टाइम है t1, डेल्टा t1 ड्यूरेशन के अंदर अंदर वो चलेगी। अब माइंड में कुछ भी कह सकते हो, 10 सेकंड 15 सेकंड कुछ भी सोच लो, इतने टाइम में। हमने कहा सर ठीक है अब क्या करें। कहता मान लीजिए इस वायर से आपने लटकाने का काम ले लिया, कई सालों तक लेते रहे, 5-6 साल कर लिया। अब आप फिर से इस ये जब न्यू वायर के साथ जो एक्सपेरिमेंट करा था वही वायर आफ्टर फ्रीक्वेंट यूजेज ऑफ द सेम वायर से सेम एक्सपेरिमेंट करो। तो हमने क्या करा, उसमें स्ट्रेस अप्लाई करी। अब भी हमने इसके बराबर डेल्टा एल चेंज इन डायमेंशन क्रिएट करा और अप्लाइड फोर्स को हटा दिया, स्ट्रेस को हटा दिया। फिर देखा ये ओरिजिनल डायमेंशन में कितने टाइम में जाती है। हमने देखा इस बार वो टाइम डेल्टा t2 था, जो कि नई वाली वायर के मुकाबले ये वाला टाइम ज्यादा था, क्योंकि फ्रीक्वेंट यूजेज की वजह से इसमें वापस जाने की प्रवृत्ति, जो प्रॉपर्टी थी इलास्टिसिटी, वो कमजोर होगी और ये वापस जा तो रही थी ओरिजिनल डायमेंशन में, वक्त ज्यादा लेने लगी। जैसे पहले 10 सेकंड लेती थी, अब 12 सेकंड लेने लगी। इन दोनों का जो ये डिफरेंस है 2 सेकंड का, 12 माइनस 10, इसको बोलते हैं इलास्टिक आफ्टर इफेक्ट। इलास्टिक आफ्टर इफेक्ट is that stage of deterioration in the property of elasticity which tells us in comparison to new wire
The frequently used wire comparatively takes how much additional time to go back to original dimension after removal of the stress applied. समझ आया? एक नई वायर के मुकाबले वही वायर कई बार यूज करने के बाद स्ट्रेस अप्लाई करके हटाने के बाद ओरिजिनल डायमेंशन में जाने के लिए नई वायर के मुकाबले कितना टाइम ज्यादा लेने लगी। अगर ये टाइम जीरो आ जाए तो इसका मतलब है इस मटेरियल की इलास्टिसिटी पूरी पूरी तरह से कायम है, उसमें जरा भी कमी नहीं है। टाइम ज्यादा लगने लग गया नई वायर के मुकाबले तो इलास्टिक इलास्टिक आफ्टर इफेक्ट आ गया। ठीक है, जिन बच्चों को ये पॉइंट समझ आ गया प्लीज वेव योर हैंड। शाबाश, कसम दी हुई है मैंने आपको पेरेंट्स की, याद रहे। अब एक गर्ल को नहीं समझ आया फर्स्ट में नॉन मेडिकल, आजा बेटे माइक पर, पहले बेंच पे बैठे आ जाओ। आपने हाथ नहीं खड़ा करा तो आ जाओ, चलो बता दो क्या नहीं समझ आया। शाबाश, फर्स्ट बेंच। अब क्यों खड़ा कर दिया बेटे? पहले क्या हो गया था? पहले क्या हो गया था बेटे? हाँ जी, आप टीचर के लिए इतना भी नहीं कर सकते? आर यू इल मैनर्ड? चलो वापिस जाके बैठो। अब इसमें दूसरा पॉइंट, पहला क्या था? इलास्टिक आफ्टर इफेक्ट। अब दूसरा है बेटे, ध्यान से सुनना, इलास्टिक फटीग। फटीग का मतलब आपको पता ही है, थकावट, टायर्डनेस। अब सुनो, वही वायर हमने 5 साल ना यूज करके 10 साल यूज कर लिया और फिर से ओरिजिनल नई वायर के मुकाबले मुकाबला करा उससे, तो हमने ओरिजिनल वायर सॉरी 10 साल यूज करने के बाद वायर ली, उस पर स्ट्रेस अप्लाइड करा और उस पे उसकी लेंथ में इतना इंक्रीज कर दिया, अब स्ट्रेस को हटा दिया। अब हम देखने लगे कि ओरिजिनल डायमेंशन में कितने टाइम में जाती है। तो टू अवर अटर सरप्राइज वी नोटिस्ड no matter how much time is given to this wire, it is shrinking towards the original dimension, but in spite of giving lot much time, it is not regaining its original dimension. एल नॉट से थोड़ा सा बड़ा ही रह जाती है। हम बैठे रहते हैं बैठे रहते हैं, 1 दिन 2 दिन 5 दिन 10 दिन, श्रिंक होते होते एल नॉट पर नहीं पहुंचती, उससे ज्यादा ही रह जाती है। इसका मतलब है ये वायर, हम देसी लैंग्वेज में बोलेंगे इसको, कंडम हो गया, कंडम। अब इससे लटकाने वाला काम ना लो, ये कभी भी टूट सकती है, रिस्की है। ऊपर से कोई चीज भारी जा रही है इससे और नीचे वर्कर काम कर रहे हैं टाटा की फैक्ट्री में जहां कारें असेंबल हो रही हैं, उनके ऊपर गिरा सकती है ये किसी चीज को, कैजुअलिटीज हो सकती हैं। ये वायर की इलास्टिसिटी प्रॉपर्टी इतनी गिर गई है कि ये इलास्टिक फटीग हो गई है। यानी ये वायर कहते हैं आई एम सरेंडर्ड, आई कैन नॉट डू द सस्पेंशन जॉब्स एनी मोर। तो इससे लटकाने वाला काम नहीं लेना चाहिए। ठीक है, ये टर्म्स। एक चीज और समझनी है बच्चे, शाबाश की, फिर मैं आपको हुक के द्वारा बताया गया ला समझाऊं। इस साइंटिस्ट ने बोला कि आपकी ये नई वायर है, इसकी ओरिजिनल डायमेंशन ये थी। हमने कहा यस सर। कहता है इस पे स्ट्रेस अप्लाई करो। कैसे करोगे? हमने कहा सर क्रॉस सेक्शनल एरिया बताओ। उसने बता दिया। हमने यहाँ पर वेट लटका दिया। वेट को भी फोर्स ही बोलते हैं क्योंकि वेट की यूनिट भी, जितना वेट लटकाया और जितना क्रॉस सेक्शनल एरिया हमने ऐसे करके बता दिया सर इतनी स्ट्रेस अप्लाइड करिए। कहता अब इस स्ट्रेस को हटा दो, स्ट्रेस अप्लाइड फिर रिमूव्ड। कहता बताओ क्या ये ओरिजिनल डायमेंशन में लंबी वाली वायर वापस जा रही है? हमने कहा सर पूरी तरह से जा रही है, 100% जा रही है। कहता एक काम करो, स्ट्रेस को बढ़ा दो, यानी लटकाए हुए वेट को बढ़ा दो, फिर से एक्सपेरिमेंट करो। तो पहले केस में एफ था फोर्स,
दूसरे केस में हमने वेट ज्यादा कर दी, कहते फिर से एक्सपेरिमेंट करो। हमने कहा सर अभी भी जा रही है, फुल ओरिजिनल डायमेंशन में वापस जा रही है, कहता और वेट बढ़ा दो। तीसरी बार हमने ये कर दी। तो एवरी टाइम हम ये एक्सपेरिमेंट करते रहे, स्ट्रेस बताते रहे, बढ़ाते रहे और देखते रहे क्या वो ओरिजिनल डायमेंशन में जा रही है, जा रही है, जा रही है। जब तक ये वायर ओरिजिनल डायमेंशन में पूरी पूरी तरह से जाती है, तब तक हम ये कहते हैं वी आर अप्लाइंग द स्ट्रेस विद इन इलास्टिक लिमिट। उसकी इलास्टिक लिमिट, इलास्टिसिटी की प्रॉपर्टी के अंदर अंदर स्ट्रेस लगा रहे हैं, और उसके अंदर मैक्सिमम कितनी स्ट्रेस लगा सकें, मैक्सिमम, ताकि उसको हटाने के बाद ओरिजिनल डायमेंशन में वापस चली जाए। तो उस मैक्सिमम स्ट्रेस में जितना हमने वेट लटकाया था, उस वेट को बोलते हैं टेंसाइल स्ट्रेंथ। या ऐसे समझ लो आप, या चलो उसको बाद में देखते हैं, पहले आप ऐसे समझ लो विद इन इलास्टिक लिमिट। टीचर ने क्या बोला, विद इन इलास्टिक लिमिट, इलास्टिक लिमिट के अंदर अंदर। इलास्टिक लिमिट कौन सी, कि स्ट्रेस लगाई, हटाई और देखा ओरिजिनल डायमेंशन में वापस जा रही। विद इन इलास्टिक लिमिट जो मैक्सिमम स्ट्रेस हम अप्लाई कर सकते हैं, मैक्सिमम स्ट्रेस, उसको बोलते हैं वर्किंग स्ट्रेस, वर्किंग स्ट्रेस। ओके, अब वो साइंटिस्ट कहता है अच्छा अगर वर्किंग स्ट्रेस से ज्यादा लगा दो तो क्या होगा, तब हम कहेंगे सर फिर ना ये ओरिजिनल डायमेंशन में पूरी तरह से वापस ही नहीं जा पाती। कहता ओके, ऐसे करो, आप अभी भी फोर्स बढ़ाते रहो। तो हमने कहा सर इलास्टिक लिमिट से बाहर चले जाए, कहता यस बाहर चले जाओ। हमने और वेट बढ़ाना शुरू कर दी, तो ऐसे बढ़ाते गए, हटाते गए, बढ़ाते हटाते गए। कहता मेरे को बस वो मोमेंट बता देना कि कम से कम कितना फोर्स लगाने पर ये वायर पतली पतली होती होती जस्ट टूट जाए, जस्ट टूट जाए। वो मिनिमम स्ट्रेस बताओ जिसमें ये वायर पतली होती होती टूट जाए। ठीक है, शाबाश। ओरिजिनल इलास्टिक लिमिट से नेचुरली हम बाहर आ गए हैं, राइट। तो उस वक्त मिनिमम कितनी स्ट्रेंथ होगी, मिनिमम कितनी स्ट्रेस अप्लाई करेंगे कि वायर जस्ट ब्रेक हो जाए, वायर जस्ट ब्रेक्स। उस मिनिमम स्ट्रेस को, मिनिमम वर्ड है यहां पर, उधर मैक्सिमम था, उसको बोलते हैं ब्रेकिंग स्ट्रेस। याद रहे स्ट्रेस का फार्मूला वही है, फोर्स अपॉन एरिया। कम से कम कितनी स्ट्रेस अप्लाई करें, इलास्टिक लिमिट से बाहर जाके उससे भी ज्यादा अप्लाई करनी पड़ेगी। इलास्टिक लिमिट ये मैक्सिमम स्ट्रेस से तो ज्यादा ही पहुंच जाएंगे कि ये वायर लंबी होती होती जस्ट टूट जाए। उससे ज्यादा अगर स्ट्रेस लगाएंगे तब तो टूटेगी हुई, लेकिन वो कम से कम स्ट्रेस है जिसमें ये वायर टूट जाए, उसको बोलते हैं ब्रेकिंग स्ट्रेस। अब मैं किसी बच्चे से पूछूं बेटा ये ज्यादा होगी कि ये, तो आप आसानी से कह दोगे सर ब्रेकिंग स्ट्रेस तो ज्यादा ही होगी ना। अब खास बात, अलग अलग मटेरियल की ये अलग होती है, ये अलग होती है, एल्यूमिनियम की अलग, कॉपर की अलग, वगैरह वगैरह, स्टील की अलग। तो आप एक काम करोगे, आप ब्रेकिंग स्ट्रेस को वर्किंग स्ट्रेस से डिवाइड कर दोगे बेटे, ब्रेकिंग स्ट्रेस को वर्किंग स्ट्रेस से डिवाइड कर दो। जो ये आंसर आता है, आपसे पूछ के देखूं यार, आप लोगों ने क्लास में भी पढ़ा होगा, कोई बच्चा बता सकता है दिस रेशियो इज ग्रेटर देन 1 श्योरली most of the times, what is the name of this ratio, anybody? गलत बात है, अच्छे से सुनते नहीं जब टीचर करा। इसको बोलते हैं सेफ्टी फैक्टर। क्या बोलते हैं बेटे,
सेफ्टी फैक्टर यूनिटलेस, कोई यूनिट नहीं। जिस मटेरियल का ये सेफ्टी फैक्टर जितना ज्यादा बड़ा होगा, वो मटेरियल सस्पेंशन पर्पसेस के लिए बनाई जानी वायरली वायर के लिए ज्यादा सूटेबल है। सेफ्टी फैक्टर अगर ज्यादा होगा तो रिस्क रिस्क से अगर उस वायर से ज्यादा वेट भी हटा लिया तो इन दोनों में ज्यादा फर्क होने पर, सेफ्टी फैक्टर के हायर होने पर उस वायर के टूटने के चांसेस कम है। जैसे मान लीजिए हिमाचल में कोई बस गिर गई है पहाड़ी से, उसके अंदर कुछ लोग बचे हो सकते हैं, कुछ हैंडीकैप हो गए, कोई कुछ, ठीक है। अब उसको हमने क्रेन की वायर लंबी करके, क्रेन सड़क पे खड़ी है ऊपर, ऐसे बस को उठाया। ड्राइवर को अंदाजा है कि बस है और उसमें इतनी सवारियां हैं और लगभग इतना वेट होएगा, तो वो उठा रहा था, ठीक है। लेकिन ड्राइवर को ये अंदाजा नहीं है कि जब बस नीचे गिर रही थी तो नीचे रोल करते हुए एक बड़ी सारी चट्टान बस में फंस गई है। तो जब तुम बस को उठा रहे हो तो वो चट्टान साथ में उठ रही है। तो ऐसे में अगर वो बस थोड़ी सी उठी और फिर से वायर टूट गई तो जो बंदे हैंडीकैप्ड थे वो मोक्ष प्राप्त हो जाएगा उनको पक्का। यस या नो? तो इसलिए इस रिस्क फैक्टर को देखते हुए हमने क्रेन की सस्पेंशन वायर्स उस मटेरियल की बनानी होती है जिसका सेफ्टी फैक्टर है। इसीलिए ये सॉलिड का इलास्टिसिटी का चैप्टर ऐसी चीजों में सिलेक्ट कर सके। ठीक हो गया बेटे? अब और उसको भी मल्टी स्ट्रैंड बनाते हैं, सिंगल वायर बनाने की बजाय मल्टी स्ट्रैंड। ऐसे मटेरियल उतना ही यूज करते हैं, कई तारों को ऐसे लपेट देते हैं जैसे गर्ल्स स्टूडेंट्स अपनी चोटी बनाती है, ट्विस्टिंग करके। मल्टी स्ट्रैंड वायर्स क्यों? मटेरियल उतना ही लगा। अब हम बस को ऊपर उठा रहे हैं, जो टूटेगा तो एक स्ट्रैंड टूटेगा पहले, ये एक टूट गया, वो क्रेन वाले लड़के को आवाज आ जाएगी, टक टक आवाज आ गई तो समथिंग इज रिस्की। तो इंस्टेड ऑफ पिकिंग अप द बस अप, वो उसको धीरे धीरे डाउन ही कर देगा कि वापस रखो, मजबूत तार लेके आता हूं, फिर उठाऊंगा बस। गॉट इट? सो इस तरह से हम इलास्टिसिटी वाले चैप्टर की बात। तो ये वेरियस टर्म्स समझाने के बाद अब मैं अपने बच्चे को समझाने लगा हूं कि हुक साइंटिस्ट ने हमें क्या ला दिया था। मैंने क्या बोला था आपको? हुक साइंटिस्ट ने कई सारी टर्म्स बताई। उन टर्म्स में आपके टीचर ने आपको इलास्टोमर समझाया, आपके टीचर ने आपको प्लास्टिसिटी समझाई, आपके टीचर ने आपको वर्किंग स्ट्रेस समझाई, आपके टीचर ने ब्रेकिंग स्ट्रेस समझाई, आपके टीचर ने सेफ्टी फैक्टर समझाया, आपके टीचर ने इलास्टिक आफ्टर इफेक्ट समझाया, और आपके टीचर ने इलास्टिक फटीग समझाई, और आपके टीचर ने यह भी बताया कि इलास्टिक लिमिट का क्या मतलब है। उम्मीद करता हूं ये सारी टर्म्स आपको समझ आए। अगर आपको ये सारी समझ आई है, प्लीज वेव योर हैंड, प्लीज वेव योर हैंड। मैं पर्टिकुलरली एक एक बच्चे को देखूंगा। ओके, थैंक यू। अब मैं अपने बच्चों को, इस साइंटिस्ट ने इतनी टर्म समझाने के बाद अपना एक लॉ दिया जिसको हम बोलते हैं हुक्स लॉ ऑफ इलास्टिसिटी। ये साइंटिस्ट कहता है, सुनो पहली बात, मेरा लॉ सीखने से पहले कंडीशन को नोट कर लो। हमने कहा जी बताओ कंडीशन क्या था। कहता देखो कंडीशन क्या कहता है, विद इन इलास्टिक लिमिट लो। शुरू में बोल दिया विद इन इलास्टिक लिमिट लो, कंडीशन लगा दी। तो हम टीचर की बात याद करें, क्या बताया था टीचर ने इलास्टिक लिमिट? यस, सर ने बताया था स्ट्रेस ज्यादा से ज्यादा लगा सकते हो, लेकिन शर्त यह है स्ट्रेस को लगा के हटा के ये नोट किया जाए
कि बॉडी अपनी ओरिजिनल डायमेंशंस में 100% वापस जा सके, 99.9 भी नहीं। तो वो ज्यादा से ज्यादा स्ट्रेस टीचर ने बोला था इलास्टिक लिमिट। तो सर कह रहे हैं इलास्टिक लिमिट के अंदर अंदर, यानी हमने लटकी हुई वायर से वेट इतना लगाना है कि या तो इलास्टिक लिमिट जितनी स्ट्रेस बन जाए या उससे कम बने। वर्किंग स्ट्रेस के अंदर अंदर रहना है हमने, बाहर नहीं जाना। ओके। तो ए साइंटिस्ट कहता है अगर आप ये कंडीशन सेटिस्फाई करोगे तो मैं आपको एक इलाज बताता हूँ। मैंने कहा जी बताओ। कहता देन strain experienced strain experienced is directly proportional to stress applied। तो हमने कहा सर अगर हम इतनी लैंग्वेज को लिख दे पेपर में 2 मार्क्स की डेफिनेशन हो, फुल मार्क्स मिलेंगे? कहता यस। तो व्हाट शुड बी द लैंग्वेज? अकॉर्डिंग टू हुक्स लॉस ऑफ इलास्टिसिटी within elastic limit strain applied experienced is directly proportional to stress applied। इसका मतलब जब डायरेक्टली प्रोपोर्शनल हो गया तो ग्राफ भी दोनों में लीनियरली राइजिंग स्ट्रेट लाइन आना चाहिए, तभी डायरेक्टली लग सकती। कुछ किताबों में ये उल्टा भी लिखा होता है, इधर ये इधर ये, लेकिन इंटरनेशनल बुक्स में इधर यही, क्योंकि कारण इधर रखा जाता है ना ना, इफेक्ट इधर रखा जाता है, कारण इधर रखा। टीचर ने क्या बोला था? स्ट्रेस काजेज स्ट्रेन। ओके। फिर भी अब अगर उल्टा भी लिख दोगे तो हमें तो बच्चे की किताबों के मुताबिक चेक करना पड़ता है, तो वो भी हम गलत नहीं करें। अब यहां पर इस प्रोपोर्शनलिटी को हटाकर आगे क्या आएगा? स्ट्रेन इज इक्वल टू 1/कैपिटल ई और स्ट्रेस। कैपिटल ई को इधर ले जाओ, इसको इधर। कैपिटल ई इज इक्वल टू स्ट्रेस अपॉन स्ट्रेन। ये जो चीज टीचर ने लिखी है, स्ट्रेस अप्लाई करने से कितनी स्ट्रेन आई, ये जो रेशियो है ना कैपिटल ई, इसमें इसको इस साइंटिस्ट ने नया नाम दिया। इसको नाम दिया इसने मॉडुलस ऑफ इलास्टिसिटी। हमने कहा सर ये क्या मतलब, क्या है इसका? कहता जो आप आम जिंदगी में कहते हो ना ऐसे लचक करके, जिसमें लचक ज्यादा, खिंचगी ज्यादा, फिजिक्स में वो मतलब नहीं है इलास्टिसिटी। फिजिक्स तो एक साइंटिफिक सब्जेक्ट है, मैंने उसमें मॉडुलस ऑफ इलास्टिसिटी बता दी। मॉडुलस का मतलब है पैरामीटर, इलास्टिसिटी की प्रॉपर्टी को बताने वाला। जितना किसी मटेरियल का ई ज्यादा होएगा कैलकुलेशन करके, उतना उसको फिजिक्स के मुताबिक मोर इलास्टिक बोला जाएगा। और कोई तरीका नहीं है इलास्टिसिटी को बताना फिजिक्स में। ऐसे नहीं बोलना जो लचक ज्यादा है, गलत, वो इंग्लिश में है टर्म्स। Modulus of elasticity of a material if is more then according to physics material attains more property of elasticity, material is more elastic। और बताना चाहूंगा इसके बाद, शाबाश, ये जो मॉडुलस ऑफ इलास्टिसिटी है जिसका फार्मूला टीचर ने अभी अभी बोला स्ट्रेस अपॉन स्ट्रेन, और सभी बच्चों को पता है स्ट्रेन तो यूनिट लेस कराया था, तो इसका मतलब ई का यूनिट वही है जो स्ट्रेस का, और स्ट्रेस का यूनिट टीचर ने कराया था न्यूटन पर मीटर स्क्वायर, या पास्कल भी करा दिया था। गॉट इट? तो स्ट्रेस का यूनिट भी यही है ना, मॉडुलस ऑफ इलास्टिसिटी का। सब तो मॉडुलस ऑफ इलास्टिसिटी की उसने 3 टाइप्स बताई। उसने मतलब साइंटिस्टों ने। हमने कहा सर बता दो जी। कहता पहली टाइप है वाई से लिखोगे आप। हमने कहा सर ये क्या होता है? कहता स्ट्रेन तो आपने ये लेनी है चेंज इन लेंथ अपॉन ओरिजिनल लेंथ। ये कौन सी स्ट्रेन थी? हमने कहा सर 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 लेंथ वाली स्ट्रेन हमारे टीचर ने बताया था लॉन्गिट्यूडनल स्ट्रेन थी। कहता यस। तो इसको काज किसने करा था?
हमने कहा सर वायर के क्रॉस सेक्शनल एरिया से ऐसे परपेंडिकुलरली फोर्स लगाया था, तो फोर्स अपॉन एरिया ये वाली चीज थी, और इसको नॉर्मल स्ट्रेस ने काज करा था। तो बस बन गई बात, है तो स्ट्रेस अपॉन स्ट्रेन ही ना, लेकिन इसकी स्पेशल टाइप, इसकी स्पेशल टाइप। तब इस रेशियो को आप वाई से लिखोगे, दूसरे साइंटिस्ट को रेस्पेक्ट देने के लिए। वाई का नाम है यंग्स मॉडुलस ऑफ इलास्टिसिटी, यानी वाई जो है ई की ही सब टाइप। हमने कहा सर आप तो कह रहे थे ये 3 है, 3 बताओ। चलेंगे देखो, पता नहीं क्या, अभी 2 मिनट पहले तो कट आना है नहीं